नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। केंद्र ने वापस लिया डीएनए बिल। स्थायी समिति ने गिनाई थी कई खामियां, विपक्ष ने भी जताई थी आपत्ति। छत्तीसगढ़ में महार समुदाय की 2 उपजातियां होंगी एससी सूची में शामिल। 2 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। लोकसभा में पेश हुआ संशोधन विधेयक। अब ट्रांसजेंडर्स भी उठा सकेंगे आरक्षण का लाभ। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। ईडब्ल्यूएस कोटा में भी होगा फायदा। फ्रूट फ्लाई की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हुई नई खोज। संक्रमण से लड़ने वाले जीन हुए विकसित। मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को समझने में मिलेगी मदद। और हाथियों के चारागाह क्षेत्रों में जंगली पौधों का आतंक। तमिलनाडु के वलपराई हिल स्टेशन का है मामला। लुडविगिया पौधे का हो रहा है विस्तार। चलिए खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया मंचों से वीडियो को हटाने का आदेश दिया। केंद्र सरकार को यह शक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत प्राप्त है। इसके मुताबिक हिंसा फैलाने से संबंधित सामग्री हटाने के लिए केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश जारी कर सकती है। आईटी अधिनियम की धारा 69A सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के साझाकरण पर रोक लगाती है। अधिनियम के तहत जब केंद्र सरकार इस बात से आश्वस्त हो कि साझा की गई पोस्ट सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं है या किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध को जन्म दे सकती है, तब सरकार ऐसा कर सकती है। इसी संबंध में 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में आईटी अधिनियम की धारा 69A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना। फैसले में न्यायालय ने कहा कि अवरोध का सहारा केवल वहीं लिया जा सकता है जहां केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है। वहीं वर्ष 2022 में भी धारा 69A को चुनौती दी गई। ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। तब मामले में ट्विटर ने अधिकारियों पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केंद्र के पास सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की शक्ति है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएनए टेक्नोलॉजी उपयोग और अनुप्रयोग रेगुलेशन विधेयक 2019 को लोकसभा से वापस ले लिया। साल 2019 में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद बिल को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। लगभग 2 साल बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि विधेयक का कई क्षेत्रों में दुरुपयोग संभव है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बिल की कई खामियों को उजागर किया है। समिति ने सुझाव दिया कि डीएनए प्रोफाइल को डीएनए पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि केवल व्यक्ति की आनुवंशिक पहचान स्थापित की जा सके। साथ ही व्यक्ति की निजता का ध्यान रखते हुए प्रयोगशालाओं के लिए सुझाव दिया गया है कि नेशनल डीएनए बैंक को डेटा भेजने के बाद प्रयोगशालाओं को अपनी सूची से डीएनए प्रोफाइल हटाना होगा। गौरतलब है कि इस बिल में मुख्य रूप से आपराधिक जांच के उद्देश्यों के लिए मनुष्यों के डीएनए नमूने प्राप्त करने, भंडारण और परीक्षण करने के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान शामिल था। इसके साथ ही इस बिल में राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थागत संरचनाएं बनाने का प्रावधान दिया गया था, जिसमें एक डीएनए नियामक बोर्ड और डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्यों में भी डेटा बैंक स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। इस डेटा बैंक में ही विभिन्न लोगों से एकत्र किए गए सभी डीएनए सैंपल्स को स्टोर किया जाता। बिल में प्रस्ताव दिया गया था कि नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को ही डीएनए टेस्टिंग का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार को इस बिल के विरोध में कई तर्क दिए। इनमें नागरिकों की निजता, डीएनए जानकारी के दुरुपयोग की संभावना और डीएनए जांच तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति की डीएनए जानकारी अत्यंत संवेदनशील होती है। डीएनए जानकारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जा सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति की शारीरिक और जैविक विशेषताओं जैसे आंख, बाल या त्वचा का रंग, बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।
प्रदेश के उपराज्यपाल को कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने की शक्ति होगी। इनमें एक महिला सदस्य भी शामिल होंगी। इसके साथ ही POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य को जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित कर सकते हैं। दरअसल परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 के प्रभाव को सीमित कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय को छोड़कर अन्य मुद्दों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत थी। गौरतलब है कि इसके बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया था। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा 2 और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली और पुदुचेरी शामिल है। नई दिल्ली की विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं, जबकि पुदुचेरी की विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा 3 विधायक नामित किए जाते हैं। पुनर्गठन विधेयक के अलावा लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 और संशोधक विधेयक पेश किए गए। इनमें अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की बात करता है। दरअसल साल 2004 में प्रदेश में लागू किए गए आरक्षण अधिनियम में कमजोर और वंचित वर्गों का जिक्र किया गया था, जिसकी जगह अब अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 के तहत जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 के तहत प्रदेश की अनुसूचित जाति की श्रेणी में चूरा, भंगी, वाल्मीकि और मेहतर समुदाय को शामिल करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि SC कैटेगरी में जातियों को शामिल करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो ST कैटेगरी के लिए है। फर्क इतना है कि संसद के दोनों सदनों से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन करना होता है। संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति, जबकि 342 में अनुसूचित जनजाति से जुड़े संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उधर लोकसभा में छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। बिल में छत्तीसगढ़ के महार समुदाय के लिए 2 पर्यायवाची शब्दों को राज्य की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये बिल महार समुदाय की उपजातियों महारा और महरा को सूची में जोड़ने का प्रावधान करता है। इस कदम से छत्तीसगढ़ के करीब 2 लाख लोग अनुसूचित जाति के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। असल में महार एक प्रमुख सामाजिक समूह है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण भारतीय राज्यों में महार समुदाय के लोग निवास करते हैं। संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसी समुदाय से आते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जातिवाद के विरुद्ध महार सत्याग्रह भी किया था। इसके अलावा मौजूदा समय में भारतीय सेना में महार रेजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट भी शामिल है। गौरतलब है कि SC कैटेगरी में शामिल होने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किसी विशेष समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के लिए पहले राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मांग की जाती है। इसके बाद आवेदन केंद्रीय जातीय मामलों के मंत्रालय और बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जाता है। इसके बाद सदन के दोनों सदनों से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया जाता है। अंत में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सरकार लोकसभा से बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने में कामयाब रही। ये बिल बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 को संशोधित करता है। विधेयक में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रावधान है। बिल के अनुसार सहकारी क्षेत्र में चुनावी सुधार के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि चुनाव आयोग की तर्ज पर यह प्राधिकरण एक स्वतंत्र संस्था होगी जो सहकारी समितियों में चुनाव कराएगी। इससे इन समितियों में सरकार का दखल कम होगा। साथ ही बोर्ड को हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से बैठक करनी होगी।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाएगी। ये नीति इस क्षेत्र के लिए अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। बिल में शिकायतों के निपटारे के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले एक या अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा कई क्षेत्रों के संबंध में शिकायतों की जांच की जाएगी। इसमें सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले मुद्दे, उनकी जमा राशि आदि से संबंधित विषय शामिल होंगे। अधिनियम के तहत एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक होंगे। साथ ही बोर्ड में 2 अतिरिक्त निदेशकों को शामिल करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा अब बोर्ड में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित सदस्य और 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि बोर्ड में बैंकिंग, वित्त पोषण, सहकारी प्रबंधन या बहुराज्य सहकारी समिति के कामकाज से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि सहकारी समितियां एक प्रकार का व्यापारिक संगठन होती हैं। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सभी नागरिकों को सहकारी समिति का गठन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सरकारें भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। साथ ही समितियों के स्वैच्छिक गठन, कामकाज और उसके प्रबंधन की निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इन विधेयकों के अलावा केंद्र ने लोकसभा में स्वास्थ्य संबंधी 2 विधेयक पेश किए हैं। इनमें राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 शामिल है। इनका उद्देश्य विनियमन और शिक्षा को महत्व देते हुए दंत चिकित्सा और नर्सिंग व्यवसायों में सुधार लाना है। प्रस्तावित विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 का स्थान लेंगे। दोनों विधेयक दंत चिकित्सकों और नर्सों के लिए नियामक निकाय की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं। ये निकाय संस्थानों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। ये पेशेवरों के लिए एक लाइव नेशनल रजिस्टर का निर्माण करेंगे। ये रजिस्टर स्वचालित रूप से राज्य रजिस्टर के साथ संचालित होंगे। साथ ही इसमें चिकित्सकों और नर्सों की योग्यता संबंधी डेटा को समय समय पर अपडेट करने का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि वर्तमान में पेशेवरों को संबंधित राज्य परिषद के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक MBBS स्नातकों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट की तर्ज पर एक एग्जिट टेस्ट का भी प्रावधान करता है, जिसे MBBS के अगले वर्ष के बैच से लागू किए जाने की संभावना है। ये परीक्षा दंत चिकित्सकों की योग्यता का आकलन करेगी, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक नर्सों और दाइयों के लिए अभ्यास के दायरे को परिभाषित करेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सों के मामले में समानता को स्थापित करना है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई यौन उत्पीड़न की विभत्स घटना का विरोध देश भर में हो रहा है और इसी कड़ी में संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया। संसद में हुए शोर शराबे के दौरान कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर और हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता का हवाला देते हुए ये प्रस्ताव सामने रखा। असल में 4 मुख्य प्रक्रियाओं के तहत लोकसभा में चर्चा हो सकती है। इसके अंतर्गत लोकसभा के कई नियम आते हैं, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव एक सांसद को अत्यंत आवश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह करने की अनुमति देता है। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि सांसद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके परिणाम स्वरूप सदन उस मामले पर चर्चा करने के लिए कार्य की अपनी निर्धारित सूची को रद्द कर देता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हालांकि इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से केवल ऐसे ही मुद्दों को उठाया जा सकता है जो निश्चित तथ्यात्मक एवं लोक महत्व के हों। साथ ही इसमें वर्तमान घटनाओं के ही किसी महत्वपूर्ण विषय को उठाया जा सकता है। साधारण महत्व के विषय को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट में विचाराधीन विषयों को भी इस चर्चा में शामिल नहीं किया जाता है। गौरतलब है कि स्थगन प्रस्ताव सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और अनुच्छेद 75(3) के तहत सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 1952 में राज्यसभा के लिए जब नियामक समिति का गठन किया गया, तब राज्यसभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव के अपनाए जाने पर भी चर्चा की गई थी।
लेकिन इसे कहकर नहीं शामिल किया गया कि इसका कार्य भी एक तरह से सरकार की निंदा करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर वर्ग भी देश में मौजूद आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल बीते दिनों केंद्र सरकार पर 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इसी के जवाब में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर वर्ग के अधिकारों को लेकर हलफनामा दायर किया है। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए उपलब्ध प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मौजूद 50% आरक्षण का हकदार ट्रांसजेंडर वर्ग भी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए 10% कोटा के लाभ क्षेत्र में ट्रांसजेंडर वर्ग भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2014 में नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने सभी व्यक्तियों को अपने लिंग की स्वयं पहचान करने के अधिकार को बरकरार रखा था। इसके अलावा किन्नरों को कानूनी तौर पर थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया था। साथ ही थर्ड जेंडर के व्यक्ति की निजता का ध्यान रखते हुए लिंग जांच के लिए होने वाले चिकित्सकीय परीक्षण या जैविक परीक्षण की अनिवार्यता भी खत्म की गई थी। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को विशेष निर्देश भी दिए थे। इनमें सभी कानूनी दस्तावेजों में थर्ड जेंडर की मान्यता के लिए प्रावधान करना शामिल था। सरकार को ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बनाने का भी आदेश दिया गया था। गौरतलब है कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ट्रांसजेंडर वर्ग की आबादी करीब 4.8 लाख है। इसमें 16.16% अनुसूचित जाति और 6.83% अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य थे। हाल ही में एक अध्ययन में फ्रूट फ्लाई की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित नवीन तथ्यों के बारे में पता चला है। इसके अनुसार फ्रूट फ्लाई या फल मक्खियों की प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे जीन विकसित हुए हैं जो उनके भोजन में पाए जाने वाले सामान्य बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ सकते हैं। असल में फ्रूट फ्लाई ज्यादातर सड़े हुए फलों का ही रस चूसती हैं और आमतौर पर सड़े हुए फलों में एसिटोबैक्टर जीवाणु पाया जाता है। फलों में पाए जाने वाले ये एसिटोबैक्टर जीवाणु मक्खियों के रक्त प्रवाह में पहुंचने पर मक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए फल मक्खी की एरियस फ्लाई प्रजाति के जीन में विशिष्ट प्रकार के 2 पेप्टाइड विकसित हो गए हैं। ये पेप्टाइड मक्खियों की विभिन्न प्रजातियों की एसिटोबैक्टर के संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। मक्खियों की कुछ प्रजातियों में ये पेप्टाइड पहले से पाए जाते थे, जबकि कुछ प्रजातियों में जीन के विकास के फलस्वरूप ये विकसित हुए हैं। गौरतलब है कि मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली जैसा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मक्खियों के अध्ययन से मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास को समझने में सहायता मिल सकती है। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि फ्रूट फ्लाई की विकास प्रक्रिया कुछ बीमारियों के प्रति मानव संवेदनशीलता को समझाने में मदद कर सकती है। हाल ही में ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत में रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ICMR ने CHIS यानी नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन नामक एक शोध मॉडल शुरू करने की बात कही है। इस मामले में उसने एक पत्र जारी करके लोगों की राय मांगी है। ये पत्र 16 अगस्त तक सार्वजनिक परामर्श के लिए ICMR की वेबसाइट पर मौजूद रहेगा। इसका उद्देश्य शोध के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ICMR के मुताबिक इस शोध से मनुष्यों में संक्रामक रोगों के संचरण, रोकथाम और उपचार में मदद मिलती है। ये लागत प्रभावी होने के साथ साथ कुशल परिणाम भी प्रदान करता है। गौरतलब है कि CHIS ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कई संक्रामक रोगों के उपचार और रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये एक ऐसा शोध मॉडल है जिसमें स्वस्थ व्यक्तियों को ऐसे वातावरण के संपर्क में लाया जाता है जहां रोगजनक सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इससे वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और इसके बाद उस पर रोगों के रोकथाम के लिए शोध किया जाता है। दरअसल इस मॉडल का उपयोग मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के अध्ययन में किया जाता है। हालांकि इस शोध से कई तरह की नैतिक चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्वस्थ व्यक्तियों को किसी संक्रमित क्षेत्र में जानबूझकर भेजना किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं है। यही वजह है कि नैतिकता को आधार मानते हुए ही भारत में अब तक ये शोध लागू नहीं हुआ है। लेकिन अब शोध से जुड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए ICMR की बायोएथिक्स यूनिट ने विशेषज्ञों के सहयोग से एक सर्वसम्मति नीति वक्तव्य पेश किया है। इस दस्तावेज में CHIS से संबंधित आवश्यकता, लाभ और चुनौतियों को शामिल किया गया है। हाल ही में फ्रांस की संस्था मर्केटर ओशन इंटरनेशनल ने मरीन हीट वेव्स को लेकर एक रिपोर्ट साझा की है।
अध्ययन के मुताबिक मरीन हीट वेव्स की चपेट में अब तक कई महासागरीय क्षेत्र आ चुके हैं, जिनमें दक्षिणी हिंद महासागर, भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल है। गौरतलब है कि मरीन हीट वेव का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन वेव्स के कारण कई समुद्री जीवों की मृत्यु तक हो सकती है। इसके साथ ही मरीन हीट वेव्स के कारण समुद्री प्रजातियों के प्रवास पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मरीन हीट वेव्स तूफानों को तीव्र गति देने में सहायक होती हैं। साथ ही ये तटीय समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। गौरतलब है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण ये हीट वेव्स अधिक तीव्र और लंबी होती जा रही हैं। एक शोध से ये भी जानकारी सामने आई है कि समुद्री ताप लहरों के कारण महासागर के भीतर पाए जाने वाले केल्प वन नष्ट हो रहे हैं। केल्प वन आमतौर पर ठंडे पानी में उगते हैं, जो कि कई समुद्री जीवों को आवास और भोजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा मरीन हीट वेव्स का कोरल यानी प्रवाल भित्तियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इन वेव्स के कारण कोरल ब्लीचिंग की समस्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि मरीन हीट वेव्स यानी समुद्री ताप लहर एक चरम मौसमी घटना है। जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब इस प्रकार की लहरों का निर्माण होता है। अमेरिकी संस्थान नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये लहरें हफ्तों, महीनों या वर्षों तक चल सकती हैं। हाल ही में हाथियों को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। तमिलनाडु के वलपराई हिल स्टेशन में हाथियों के आवास और चारागाह क्षेत्रों में जंगली पौधे के कारण समस्या पैदा हो गई है। हाथियों के आवास क्षेत्र में कमी के कारण एक बार फिर मानव और हाथी के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। इस जंगली पौधे को लुडविगिया पेरुवियाना नाम से जाना जाता है। ये पौधा मुख्यतः पेरू सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में पाया जाता है। जल्दी गायों के किनारे ये पौधा तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही चाय बागानों के बीच मौजूद दलदलों में भी इस जंगली पौधे का फैलाव देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 5 वर्षों से वलपराई हिल स्टेशन में लुडविगिया पेरुवियाना नामक पौधे का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में मौजूद ये दलदल उत्कृष्ट घास के आवरण, सेज और जल स्रोतों के लिए जाने जाते हैं। ये विशेष रूप से हाथी जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए लाभदायक हैं। हालांकि लुडविगिया की घनी झाड़ियां खाद्य चारे को दबा देती हैं, जिसके कारण वलपराई हिल स्टेशन में हाथियों के लिए चारे की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि लुडविगिया पौधे को हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। अन्य आक्रामक पौधों के विपरीत लुडविगिया को मशीन के माध्यम से हटाने की गुंजाइश कम रहती है। असल में यह पौधा जलीय निकाय या दलदल में उगता है। अगर लुडविगिया को हाथ से भी उखाड़ा जाए तो मुलायम पौधा आसानी से टूट जाता है और दलदल में गिरी जड़ या टूटे हुए तने से ये दोबारा फैल जाता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में दुनिया में लगभग 50 से 60 हजार एशियाई हाथी हैं। वहीं विश्व की 60% से ज्यादा हाथियों की आबादी भारत में है। 2017 की गणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी हैं। देश में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। करंट न्यूज बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न पहला है, आईटी एक्ट 2000 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं, आईटी एक्ट की धारा 69A ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट के साझाकरण पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 69A को संवैधानिक करार दिया है। इस एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक करने की शक्ति है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिल बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2012 को संशोधित करता है। बिल के तहत सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अधिनियम के तहत एक बहुराज्य सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 25 निदेशक होंगे। उपरोक्त में से कितने कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि सांसद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इस प्रस्ताव के लिए 25 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, उपरोक्त सभी या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालसा वर्सेस भारतीय संघ केस में एससी ने किन्नरों को कानूनी तौर पर 3rd जेंडर का दर्जा दिया था। ट्रांसजेंडर वर्ग को भी अन्य वर्गों की तरह आरक्षण का लाभ मिलेगा।
2011 की जनगणना के अनुसार देश में ट्रांसजेंडर वर्ग की आबादी करीब 4.8 लाख है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, लुडविगिया पेरुवियाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। यह एक पौधे की प्रजाति का नाम है। यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसे फसलों के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में INDIA यानी इंडिया AI और मेटा ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। समझौते के तहत मेटा के ओपन सोर्स AI मॉडल को भारतीय AI मॉडल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा दोनों संगठन AI को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर भी विचार कर सकते हैं। साथ ही मेटा के लिए AI अनुसंधान मॉडल जैसे LIAMA भारतीय भाषाओं में डेटा सेट बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे सामाजिक समावेशन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त इंडिया AI और मेटा आम जनता और विभिन्न हितधारकों को AI के संभावित लाभ और जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में IECC यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है। यहाँ उन्होंने G20 सिक्के और G20 डाक टिकट का भी अनावरण किया है। इस परिसर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इसे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत बनाया गया है। यह परिसर विश्व के शीर्ष सम्मेलन परिसरों में से एक है। इस परिसर के निर्माण का उद्देश्य सम्मेलनों की मेजबानी करना है। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलने के अलावा रोजगार का भी सृजन होगा। साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्त होगा। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर में किया गया। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इसमें सितंबर 2021 में आयोजित प्रथम 2+2 वार्ता के परिणामों की समीक्षा की गई। यहाँ दोनों पक्ष हाइड्रोग्राफी समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। इसके अलावा इस सम्मेलन में भारत ने जहाजों के निर्माण और रखरखाव के लिए ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के साथ सहयोग की बात कही। गौरतलब है कि आयोजन में भू राजनीतिक स्थिति और वैश्विक मुद्दे जैसे विषयों को भी शामिल किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन किया गया। इसे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और समूहों को दिया जाता है। इस साल राष्ट्रपति द्वारा 22 भूवैज्ञानिकों को 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से और डॉक्टर अमीय कुमार सामल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति ने खनिजों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूवैज्ञानिकों की सराहना की। साथ ही कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान खनन क्षेत्र में आए प्रगतिशील परिवर्तन क्षेत्र की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 40 साइटें और अस्थायी सूची में 52 साइटें शामिल हैं। बता दें कि ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल 3696 केंद्रीय स्मारक शामिल हैं। ASI राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के अनुसार इन स्मारकों के संरक्षण के लिए स्वयं के दिशा निर्देशों का पालन करता है। हाल ही में लखनऊ के जगजीवन RPF अकादमी में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। शहीद स्मारक पर 1957 से लेकर अब तक शहीद हुए कुल 1014 RPF कर्मियों के नामों का उल्लेख किया गया। यह स्मारक कुल 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं रेलवे संग्रहालय में रेलवे सुरक्षा बल संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। यह कुल 9000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। संग्रहालय में ज्ञान वर्धनाय संरक्षणाय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लोगों को ज्ञान के प्रसार और विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मुंबई में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 7 राज्यों ने हिस्सा लिया। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव शामिल थे। बता दें कि संगोष्ठी का 3य संस्करण है। इसमें बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, ग्राम बल संरक्षण समिति के सदस्यों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 2500 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण मुद्दों के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय संगोष्ठियों की श्रृंखला का हिस्सा है।
हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना की जम्मू में शुरुआत की गई। इस परियोजना को कनाडाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरू किया गया। इसके माध्यम से न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों की बेहतरी के लिए कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा परियोजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथी और मधुमेह दर्द के लिए दवाओं का उत्पादन किया जाएगा। बेहतर गुणवत्ता वाली इन दवाओं का निर्यात भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कैनबिस एक पौधा होता है जिसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके कारण इसका प्रयोग कई प्रकार की दवा बनाने में किया जाता है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कोरियाई युद्ध विराम दिवस के मौके पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि साल 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। लगभग 3 साल चले इस युद्ध पर साल 1953 में विराम लगा था। इस साल नॉर्थ कोरिया ने युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ मनाई है। उत्तर कोरिया ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रूस और चीन के प्रतिनिधि मंडलों को आमंत्रित किया था। हाल ही में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने महिला ढोने की प्रथा से देश के 530 जिलों को मुक्त होने की सूचना दी। इसके साथ ही बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु ने खुद को 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया है। मंत्रालय ने अपनी घोषणा में इस बात की भी जानकारी दी कि अब देश में महिला ढोने की प्रथा जारी नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में हाथ से महिला ढोने के कारण कोई मौत नहीं हुई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।